हेलो एवरीवन। इकोनॉमिक्स का चैप्टर 4 हमने स्टार्ट किया था। फूड सिक्योरिटी इन इंडिया लेक्चर फर्स्ट हो चुका था ऑलरेडी। फर्स्ट लेक्चर में हमने बात किया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में, देन फूड सिक्योरिटी की डेफिनीशन और कौन कौन से सोसाइटी में ऐसे ग्रुप्स हैं जो सबसे ज़्यादा इसके लिए वल्नरेबल हैं। इसमें हम बात करने वाले हैं हंगर के बारे में। तो हंगर एक ऐसी सिचुएशन होती है जब किसी भी फैमिली के मेंबर्स को, किसी कोई पर्टिकुलर फैमिली है, उनको जो है 2 टाइम का भोजन नहीं मिल पाता प्रॉपरली, उसको हंगर के नाम से जानते हैं। ठीक है? तो ये जो हंगर होता है, इसके बहुत सारे डायमेंशन है। जैसे क्रॉनिक भी हो सकता है, कि क्रॉनिक इन सेंस की जो फैमिली की कंडीशंस है उसके कारण भी ये हंगर की सिचुएशन हो सकती है। कि सपोज दैट कि कोई फैमिली बहुत ही पुअर है पहले से, और उनके वहाँ पहले से ही कोई जॉब नहीं थी। तो फैमिली में अगर मेल एंड फीमेल है और उनके चिल्ड्रन है उनके ऊपर में, तो अगर जो फैमिली के हेड होंगे वो इनकम करेंगे तो उनके लिए फूड का इंतजाम हो सकेगा। अगर नहीं करेंगे तो उनकी उनकी जो वाइफ होंगी या फिर जो बच्चे होंगे उनके सामने, वो हंगर का शिकार हो जाएंगे। तो ये एक क्रॉनिक सिचुएशन होती है। दूसरा इसका डायमेंशन हो सकता है सीजनल डायमेंशन। सीजनल डायमेंशन का मतलब कि पुअर हैं और उनको क्या हो रहा है कि एक सीजन में, जैसे एक साल में 12 महीने होते हैं, तो 12 मंथ्स के ड्यूरिंग में उनको 3 मंथ्स की जॉब मिल रही है, बाकी टाइम में नहीं मिल रही है। तो उसके कारण क्या हो रहा है, जब तक जॉब रहती है तो उनके उनके लिए फूड सिक्योरिटी है कि हाँ इनकम हो रही है, और इनकम से क्या करेंगे, फूड ग्रेन्स को परचेज करके अपनी फैमिली को वो थोड़ा सा फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करा सकते हैं। बट जब उनकी जॉब नहीं होगी और इनकम भी बहुत कम होगी, तो ऐसे जो पुअर फैमिली हैं बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो जाते हैं। किसके लिए? हंगर के लिए। तो इसको बोलते हैं सीजनल डायमेंशंस वाली ये हंगर है। तो ये जो सीजनल है, ये सीजनल हंगर जो है सीजन के अकॉर्डिंग ही चलता है। और ये सीजनल जो नेचर है वो एग्रीकल्चर एक्टिविटी हम देख सकते हैं रूरल्स एरिया में। जब भी फसलों की, जैसे हम उसको सेविंग करते हैं, बोने जाते हैं, फसल की जब बुआई होती है या फिर कटाई होती है, तभी उसी दौरान जो है जॉब्स होती हैं गाँव में बेसिकली। अदरवाइज जब तक फूड की क्रॉपिंग की सीजन कंप्लीट हो रही है, यानी जब राइपिंग होता है फसल का, फसल ग्रो करना स्टार्ट करती है, जब तक पकती है, तो उस टाइम में जॉब नहीं होते हैं। और एग्रीकल्चर में आपको पता है कि नियर अबाउट 60 to 70% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे ही डिपेंडेंट है। तो उनके पास एक्स्ट्रा कोई जॉब होता नहीं है। तो ये जो सोसाइटी है ये सीजनल डायमेंशन का क्या हो जाती है, सीजनल डायमेंशन वाली जो हंगर वाली चीज़ें हैं इसका शिकार हो जाती हैं। अर्बन एरिया में भी सेम कंडीशन होती है कि अर्बन एरिया में आप जाएंगे तो जो सीजनल हंगर होता है ये भी ऑकर होता है। क्योंकि जो कैजुअल टाइप्स ऑफ जॉब होते हैं, दो टाइप्स की जॉब होती है, एक होती है परमानेंट और दूसरी होती है परमानेंट, और दूसरी होते हैं ये आपकी कैजुअल टाइप वाली, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। कि हम किसी कंपनी ने आपके साथ टाई अप कर लिया कि 2 साल का काम कराएंगे, फिर 5 साल का कराएंगे। कुछ लोग तो होते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट पे काम लेते हैं, 5 महीने काम कराएं। तो उसमें जब तक कॉन्ट्रैक्ट रहेगा तो वो क्या करेंगे, जॉब रहेगी, इनकम भी होगी, और फूड भी उनको दोनों टाइम का, या भी जो भी चीज़ें फूड ग्रेन्स को कंज्यूम कर सकते हैं। जैसे जॉब जाएगी तो न्यू जॉब फाइंड करने में टाइम लगता है। तो जब जब तक वो टाइम लगेगा तो कैजुअल साथ में फिर से दिक्कत आ जाती है कि जो फैमिली है फूड फिर से जो है फूड इनसिक्योरिटी का शिकार हो जाएगी। ठीक है? तो ये कैजुअल। और परमानेंट वाली में क्या बेनिफिट होता है, जिनके पास परमानेंट जॉब है तो उनकी एक तो रेगुलर इनकम आती है मंथ के एंड में, तो वो फैमिली को अच्छे से अपना क्या कर सकते हैं, फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करा सकते हैं, और जो भी एक लिविंग स्टैंडर्ड होता है उसको मेंटेन करके रख पाते हैं। ठीक है? तो यहाँ पे सीजनल जो हंगर है हमने देखा कि वो एग्जिस्ट तभी करता है कि जब लोग जो हैं अनेबल हो टू गेट वर्क फॉर अ होल ईयर, पूरे एक साल तक जॉब नहीं मिली, या साल के किसी 5 महीने 6 महीने तक जॉब नहीं मिली, तो वो कहाँ से आखिर व्यवस्था कर पाएंगे अपनी फैमिली के लिए। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ प्लानिंग किया कि हमको जो है सेल्फ सफिशिएंसी होना पड़ेगा फूड ग्रेन्स में। आपको याद होगा कि जब इंडिया आज़ाद हुआ 1947 में, फिर उसके बाद में जो हमारी कंट्री थी उसको पार्टीशन हो गया। पार्टीशन के कारण में क्या हो गया कि हमारे वहाँ जो फूड ग्रेन्स थे वो उसकी कमी आ गई बहुत ज़्यादा। तो कमी आ गई, तो पार्टीशन का एक तो ऊपर से दबाव था, फिर से इतने सारे माइग्रेंट्स जो हैं, माइग्रेंट्स इन सेंस की जो वेस्ट साइड से और इस साइड से जो इंडिया में एंटर कर गए थे, तो अब क्राउडेड हो गया था बहुत एरिया। और उतने लार्ज एरिया को, हमारे वहाँ से पहले से एक फिक्स्ड पॉपुलेशन थी, उसके बाद से जब ये ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान का निर्माण हुआ,
तो वहाँ से माइग्रेंट्स जो हैं हमारे इंडिया में आ गए, अलग अलग जगहों पे वो कैंप लगा के रहने लगे। तो उनके लिए 2 टाइम का खाना उपलब्ध कराना गवर्नमेंट के लिए बहुत जो है मुश्किल का काम था। तो गवर्नमेंट ने ये प्लान किया कि हमें सेल्फ सफिशिएंसी प्रोडक्शन में हासिल करनी है, सेल्फ सफिशिएंसी हासिल करनी है। और उनके लिए उन्होंने 4 रीजन गिना है। पहला रीजन उन्होंने ये बोला कि हमें हमारी जो पॉपुलेशन राइजिंग हो रही है, अभी जो है इंडिया की पॉपुलेशन 17.17% पर ईयर की रेट से ग्रोथ हो रही है। ये 2011 का सेंसस है। आपको याद होगा कि जो सेंसस होता है इसको बोलते हैं NPR, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। इसको मेंटेन किया जाता है हर एक 10 साल पे। तो इसी को सेंसस बोलते हैं, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर को ही सेंसस बोलते हैं। तो लास्ट जो है 2011 में हुआ था, अभी 2021 में होगा। तो उसके लिए अभी जैसे प्लानिंग थी कि इसी अप्रैल 2020 से इसका डाटा कलेक्ट करना विलेज लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे कलेक्ट करना शुरू किया जाए। बट ड्यू टू कोरोना अभी इसको पोस्टपोन कर दिया गया है, अभी स्टार्टिंग ही नहीं हुआ है। तो ये 2011 का सेंसस है कि अभी जो पॉपुलेशन ग्रोथ है इंडिया की वो 17.7% की रेट से हो रही है। तो जब इंडिया आज़ाद हुआ था, ठीक है ना, तो उस टाइम इंडिया की जो पॉपुलेशन थी वो नियर अबाउट 50 करोड़ के अराउंड में थी। और अभी कितनी है? 132 करोड़ अभी इंडिया की पॉपुलेशन है। तो आप देख रहे हो ना कितना सीधे दोगुना से, अब दोगुना का 2.5 गुना हो चुका है नियर अबाउट। तो उस टाइम में जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो उन्होंने ये प्लानिंग की कि हमारी जो पॉपुलेशन है ये रुकने वाली नहीं है, पॉपुलेशन बढ़ेगी, फूड ग्रेन्स की डिमांड बढ़ेगी और हमारे पास इतने हैं नहीं, ऑलरेडी अभी हमारे पास कमी है। तो पहला इन्होंने रीजन दिया कि जो राइजिंग पॉपुलेशन उनको फीड करने के लिए हमें जो है सेल्फ रिलायंट होना पड़ेगा। दूसरा, सपोज इन केस की कहीं कोई नेशनल क्लाइमेटी आ गई, सूखा पड़ गया, ड्रॉट आ गया, कहीं बाढ़ ही आ गया, फ्लड हो गया, साइक्लोन्स आ गया, तो उस रीजन्स के, एक पर्टिकुलर रीजन के लोग जो हैं फिर क्या हो जाएंगे कि अगर कहीं भी सूखा पड़ रहा है, मान लो कि कहीं बाढ़ ही आ गया, जैसे जो कोस्टल एरिया होते हैं बहुत ज़्यादा प्रॉन होते हैं बाढ़ के, फिर साइक्लोन भी कोस्टल एरियाज में ही आते हैं। तो ऐसे स्टेट्स कितने वल्नरेबल हैं आप ज़रा सोचिए। उनको घर से हटाना पड़ेगा, कैंप लगा के रखना पड़ेगा, जब तक वो साइक्लोन जाएगा नहीं, फिर उनको रिहैबिलिटेट करना, दूसरे जगह पे बसाना, तब तक उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था करना बहुत कठिन काम था। तो इसके लिए भी समस्या बन सकती है। और हाँ, अगर ये नेशनल क्लैमिटी कहीं पे भी आएगी तो आप जरा सोचिए उनके जो फील्ड हैं, उनके जो फार्म हैं, ऑलरेडी तो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे ना पूरे तरीके से। तो समस्या बनती इसके लिए भी। थर्ड, उन्होंने ये कहा कि जो फूड ग्रेन्स है हम उसको दूसरे देशों से खरीदना थोड़ा सा कम करेंगे, रिड्यूस करना है अपने इंपोर्ट को। नेक्स्ट ये था कि जब भी इकोनॉमिक्स का एक रूल है कि जब भी मार्केट में डिमांड बढ़ती है, डिमांड बढ़ेगी नहीं, ऐसे नहीं होता है कि जब भी प्रोडक्शन कम होता है, प्रोडक्शन कम हो गया, मान लो कि प्रोडक्शन किसी पर्टिकुलर आइटम का प्रोडक्शन कम हो गया, तो प्रोडक्शन कम होने पे डिमांड बढ़ जाती है। प्रोडक्शन कम होने पे अगर डिमांड बढ़ती है तो जो प्राइस है ना वो भी बढ़ने लगती है। ठीक है, प्रोडक्शन कम हुआ तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ने से प्राइस भी बढ़ेगी। अगर प्रोडक्शन हाई है तो डिमांड भी, प्रोडक्शन हाई है, जब प्रोडक्शन हाई होती है तो डिमांड जो है अपने आप कम हो जाती है, तो इसका प्राइस भी कम हो जाता है। तो सिंपल सा मतलब है, अगर फूड ग्रेन्स के लिहाज से देखें, जैसे ऑनियन हो गया, आपका पोटैटो हो गया, ठीक है ना, और ये आपके व्हीट हो गया, राइस हो गया, इनकी प्रोडक्शन कम होने लगती है और डिमांड तो बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी। क्यों डिमांड कम होने वाली है? डिमांड तो पक्का बढ़ेगी, इसलिए बढ़ेगी, पॉपुलेशन आपका डिक्रीज हो नहीं रहा है। तो डिमांड बढ़ी तो इसका प्राइस भी क्या होगा? अप ही होगा हमेशा। तो इसको प्राइस को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास सिंपल सा उपाय है, हम पॉपुलेशन कम नहीं कर सकते हैं, डिमांड कम नहीं कर सकते हैं, हम प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये प्रोडक्शन अगर इंक्रीज करेंगे तो इतना इंक्रीज कर दीजिए कि जितने मांगने वाले हैं वही कम पड़ जाए। मार्केट में गए आप, 1 किलो ओनियन है, खरीदने वाले 10 लोग हैं, तो वो ओनियन जो है जो सेलर है किसको देगा? जो ज़्यादा पे करेंगे, यानी वो प्राइस जो है वो ज़्यादा डिमांड करेंगे आपसे। लेकिन सोचिए ज़रा कि खरीदने वाले 10 ही लोग थे और कहीं से जो है पूरा का पूरा जो ओनियन 1 किलो की जगह 100 kg हो गया। तो कहाँ 10 लोग और कहाँ 100 kg, तो प्राइस जो अपने आप नीचे आ जाएगा। तो ये फैक्टर है कि अगर प्राइस को कंट्रोल करना है तो प्रोडक्शन को आप इंक्रीज करवा दीजिए, सिंपल सा लॉजिक है। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने उस टाइम जा कर के उन्होंने फूड सिक्योरिटी सिस्टम की बात की इंडिया के लिए, और एक ऑर्गेनाइजेशन बना जिसको बोलते हैं FSSSI। इसके बारे में पढ़ना नहीं है लेकिन मैं बता दे रहा हूँ आपको। और
फूड सिक्योरिटी का सिस्टम लाया गया और इसमें ये बोला गया कि हमको अपना प्रोडक्शन बढ़ाना है तो ग्रीन रिवोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ग्रीन रिवोल्यूशन का मतलब कि जो आखिर प्रोडक्शन कैसे बढ़ेगा, फार्मर्स ही बढ़ाएंगे, फार्मर्स ही खेती करते हैं तो उनको प्रोडक्शन के लिए हम क्या करते हैं, हम उनको सीड प्रोवाइड करते हैं, हम उनको फर्टिलाइजर्स देते हैं, इरिगेशन की फैसिलिटी देते हैं, कम इंटरेस्ट पे, लो इंटरेस्ट पे उनको लोन प्रोवाइड करते हैं, कैपिटल हो जाएगी, फिर से एग्रीकल्चर करें, क्यों नहीं प्रोडक्शन इंक्रीज होगा। तो ग्रीन रिवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट है। इसके लिए फिलीपींस की एक कैपिटल है, फिलीपींस एक साउथ ईस्ट एशियन कंट्री जो पैसिफिक ओशन में पड़ता है, तो उसकी जो कैपिटल है मनीला, वहाँ पे वर्ल्ड का एक राइस रिसर्च सेंटर है। तो वहाँ से क्या किया गया, जो राइस होती है ना, राइस के कुछ सीड मंगवाए गए जिसको आप सेविंग करेंगे, उसकी खेती करेंगे तो प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। सेम तरीके से राइस जो मंगवाया गया वो मंगाया गया फिलीपींस से। सेम तरीके से वीट का जो सीड है वो मंगवाया गया था वहाँ से, मैक्सिको से। नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में आप जाएंगे तो यूएसए है, यूएसए के जस्ट साउथ में आपको पड़ेगा मैक्सिको, वहाँ से व्हीट की सीड मंगवाई गई। तो ये दोनों ऐसे कमाल की सीड थे कि अगर इनका एक हेक्टेयर में 1 हेक्टेयर वाइज, अगर एक हेक्टेयर की ज़मीन है तो इसका जो प्रोडक्शन है एज कम्पेयर हमारे जो इंडियन सीड्स थे उससे बहुत ज़्यादा थे। तो इसीलिए कि ये दोनों चीज़ें मंगवाई गई। और इसके साथ में ही सारा चीज़ आपको पता ही हुआ, ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या किया, फर्टिलाइजर्स दिए गए कम रेट पे, यूरिया हो गया, फास्फेट हो गया, ठीक है ना। इरिगेशन की फैसिलिटी बनाई गई, चारों तरफ नहरें बनवाई गई, ट्यूबवेल्स लगवाए गए, बहुत सारा गवर्नमेंट ने काम किया। और कि नतीजा ये रहा कि नतीजा ये रहा कि हम जो है आने वाले कुछ सालों में, 5 सालों में, 10 सालों में सेल्फ रिलायंट सच में हो चुके हैं। बट ये जो ग्रीन रिवोल्यूशन का जो कॉन्सेप्ट था ये तो स्टार्ट किया गया था पैन इंडिया के लिए, बट इसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट किसी ने लिया, सॉरी यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, ये हरियाणा है, ये इसमें मिस्टेक हो गया है। तो पंजाब एंड हरियाणा ही जो है सबसे इसका ज़्यादा बेनिफिट लिए, पंजाब, हरियाणा। और हमारा जो यूपी है आपका, ये देखिए यूपी का मैप है ऐसे कुछ, तो ये यूपी का जो वेस्टर्न पोर्शन है ना, ये वेस्टर्न पोर्शन जिसमें आपके ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद वाले इलाके आते हैं, थोड़ा सा मेरठ का पोर्शन आ जाता है। तो यहाँ के फार्मर्स जो हैं, चूँकि ये आप देखेंगे यहाँ हरियाणा और यहाँ पंजाब है, ठीक है, तो हरियाणा पंजाब की नेबरिंग में आते हैं, तो इसलिए जो है सबसे ज़्यादा बेनिफिट ग्रीन रिवोल्यूशन का वेस्टर्न यूपी को मिला एज कम्पेयर टू द, ये ईस्टर्न यूपी को कम मिला लेकिन वेस्टर्न यूपी को बहुत ज़्यादा मिला, ये फ़ायदा हुआ। और नतीजा ये रहा कि फूड प्रोडक्शन हमारा सच में बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया। जो प्रोडक्शन कभी 7.23 मिलियन टन हुआ करता था 64-65 के अराउंड में, वो 218 218 मिलियन टन हो चुका था 2009 एंड 10 के अराउंड में। अभी 2020 चल रहा है, आप गूगल करके सर्च कर सकते हो कि अभी कितना प्रोडक्शन है, तब आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि सच में हाँ जो है फूड सिक्योरिटी सिस्टम हमारी कितनी जो है लाजवाब हो चुकी है गवर्नमेंट के उस स्टेप के कारण। इसका नतीजा क्या रहा कि इतना प्रोडक्शन हमारे वहाँ इंक्रीज हो गया कि सच में जो हम क्या हो गए, सेल्फ रिलायंट की तरफ होने लगे। और जो 4 हमने गवर्नमेंट ने मेन रीजन्स गिनाए थे उसको सच में गवर्नमेंट ने दूर कर दिया। आज की कंडीशन ये है कि पूरे वर्ल्ड में वीट प्रोडक्शन में इंडिया जो है टॉप पे है, राइस प्रोडक्शन में इंडिया टॉप पे है, बहुत सारे ऐसे फूड क्रॉप्स हैं जिसमें इंडिया जो है टॉप पे है। तो ये 30 सालों के बीच में, यानी जब ग्रीन रिवोल्यूशन स्टार्ट किया गया और सन 2010 तक में, ये बहुत ज़्यादा जो है इंडिया में वैरायटी ऑफ क्रॉप्स भी उगाए गए। ऐसा नहीं कि एक ही क्रॉप्स में हम सीमित रह गए थे, क्रॉप्स की वैरायटी बढ़ाएगी ऑल ओवर द कंट्री। बट एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ग्रीन रिवोल्यूशन स्टार्ट तो हुआ, चैप्टर फर्स्ट में हमने पढ़ा होगा, चैप्टर फर्स्ट या सेकंड में आई थिंक, कि ग्रीन रिवोल्यूशन के फ़ायदे तो गिना दिए गए लेकिन नुकसान भी बहुत ज़्यादा हुआ था, जिसके लिए आपके लिए क्वेश्चन भी था क्वार्टरली एग्जाम में, तो आपको उसको पता होगा, तो उस टॉपिक में नहीं जाते हैं। तो लेकिन हाँ ये कहना था कि इसका जो मेन बेनिफिट है केवल कुछ ही सीमित स्टेट ले पाए, सदर्न इंडिया में तो बिल्कुल ही फ्लॉप ही था एक तरीके से। तो इस तरीके से वैरायटी ऑफ क्रॉस भी ग्रो की गई और फूड सिक्योरिटी सिस्टम में हमारा जो है टॉप लेवल का हो गया। लेकिन अभी भी ऐसी कंडीशंस हैं कि ग्रीन रिवोल्यूशन स्टार्ट हो गया, फूड प्रोडक्शंस में जो है कुछ ऐसे स्टेट हैं जिनका जो प्रोडक्शन आज भी बहुत कम लेवल पे है, जैसे उड़ीसा। उड़ीसा के पीछे मेन रीज़न ये है, आप उड़ीसा को ले सकते हैं, आप आंध्र प्रदेश को ले सकते हैं, आप और किसको ले सकते हैं, तमिलनाडु को ले सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि ये जो स्टेट हैं ये कोस्टल रीजन में, ईस्टर्न कोस्टल रीजन है इंडिया का, वहाँ पे पड़ते हैं।
और वहाँ पे ये इतने ज़्यादा प्रॉन है साइक्लोन के एंड फ्लड के। साइक्लोन आएगा, बारिश आएगा, पूरा बर्बाद हो जाएगी फसल उनकी। तो हर साल उड़ीसा में जब भी हमारे वहाँ मानसून सीजन आता है बारिश का, तो यहाँ पे इनकी जो क्रॉप्स है ना वो नियर अबाउट 70% तक तो ख़त्म ही हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाती है। ये चीज़ें हैं। सेम तरीके से कुछ स्टेट ऐसे हैं जैसे कि गुजरात का वेस्टर्न पोर्शन और राजस्थान का वेस्टर्न पोर्शन में चले जाएंगे, महाराष्ट्र के वेस्टर्न पोर्शन में चले जाएंगे। वहाँ के लोग सूखा से परेशान हैं, ड्रॉट आती रहती है, हमेशा कंडीशन रहती है कि ऐसा क्लाइमेटिक सिचुएशन हो जाता है कि वहाँ रेनफॉल होती ही नहीं है। तो किसान का किसान कितना जो है अपने तरीके से आर्टिफिशियल जो है उसको इरिगेट करते रहेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें। फिर से सदर्न इंडिया में आप आएंगे, सदर्न इंडिया में सेम सिचुएशन है कि वहाँ पे कैनाल्स नहीं बना सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि पूरा का पूरा सदर्न इंडिया दक्कन प्लेटू है। अब पत्थर को खोद करके नहर थोड़े ना बना पाएंगे। जितना ईजियर होगा आपको नदर्न इंडिया में, जहाँ पूरा का पूरा प्लेन्स है, मिट्टी है, मिट्टी खोदेंगे, ऐसे नाला बना लिया, पानी डाल दिया, नहर बन गया। ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इस कारण से बहुत सारे स्टेट जो है फूड प्रोडक्शन में आज भी सेल्फ रिलायंट नहीं है। बट हाँ, जो भी प्रोडक्शन होता है जैसे पंजाब में, हरियाणा में, तो गवर्नमेंट हमारी क्या करती है कि उनको प्रोक्योर कर लेती है, उनसे खरीद लेती है किसानों से, और इंडिया के अदर सेक्शंस में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, जिसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।